अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती की जिन्होंने तालीमी मैदान में कई सेवाएं प्रदान की। अब भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे और मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी और वकील भी थे। आपने पाकिस्तान की स्थापना से पहले कुछ भविष्यवाणियां की जो बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम की, उन्हीं पेशगोइयों के बारे में और जानेंगे कि क्या वो सच साबित हुई। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के शहर मक्का में एक हिंदुस्तानी घराने में पैदा हुए थे। हिंदुस्तान ने 1857 की नाकाम बगावत के बाद उनका खानदान मक्का चला गया था। उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन 1898 के दौरान अपने खानदान समेत हिंदुस्तान वापस आए और वहां रहने लगे। आज़ाद को बचपन से ही किताबों का शौक था। जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने बच्चों के मैगजीन्स में मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए थे। 1912 में आज़ाद ने अल हिलाल के नाम से एक मैगजीन शुरू किया। ये मैगजीन अपने इनकलाबी मज़ामीन की वजह से काफ़ी तवज्जो में रहा और ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के अंदर अंदर उसकी सिक्योरिटी मनी यानी हफाजती रकम जब्त कर ली और भारी जुर्माने लगाकर उसे बंद कर दिया और उन्हीं आज की रियासत झारखंड के शहर रांची में नज़रबंद कर दिया गया। सियासी मंजरनामे में उभरने के बाद आज़ाद ने कौमी इत्तेहाद को आज़ादी का सबसे अहम हथियार करार दिया था। आगरा में अपनी एक तकरीर के दौरान उन्होंने अल हिलाल के बुनियादी मकासद का जिक्र किया। उनका कहना था कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा पहला मकसद हिंदू मुस्लिम एकता है। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा कि उनका फर्ज है कि वो हिंदुओं के साथ मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम करें ताकि हम एक कामयाब कौम की निर्माण कर सके। मौलाना आज़ाद के लिए कौम का इत्तेहाद आज़ादी से भी ज्यादा अहम था। कांग्रेस के खुसूसी इजलास से अपने सदारती खिताब में उन्होंने कहा था कि आज भी अगर कोई दीवी आसमान से उतर कर ये कहे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बदले 24 घंटे के अंदर अंदर हमें आज़ादी दिलाएगी तो मैं उसे मना कर दूंगा। आज़ादी मिलने में ताखीर से हमारा कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन अगर हमारा इत्तेहाद टूट गया तो पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। ये वो वक्त था जब कौमियत और सकाफती शनाख्त को मजहब के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। ऐसे में मौलाना आज़ाद एक ऐसी कौम का ख्याल कर रहे थे जहां मजहब, जात पात और जिन्स किसी के हुकूक की राह में रुकावट नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के इल्मबरदार मौलाना आज़ाद कभी भी मुस्लिम लीग के 2 कौमी नजरिए के हामी नहीं बने और उन्होंने खुलकर उसकी मुखालिफत की थी। 15 अप्रैल 1946 को कांग्रेस के सदर मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैंने पाकिस्तान की शक्ल में मुस्लिम लीग के अलग मुल्क के मुतालबे को हर जाविये से देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह फैसला न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नुकसानदह साबित होगा बल्कि उसका खमियाजा खुद मुसलमानों को भी भुगतना पड़ेगा। उस फैसले ने किसी हल के बजाय मजीद मसाइल पैदा किए। आज ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। मौलाना आज़ाद ने भारत का विभाजन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी की थी। 1946 में जब तकसीम हिंद की नई शक्ल काफी हद तक वाज़े होने लगी और दोनों पार्टियां तकसीम पर मुत्तफिक भी हो गईं, तो मौलाना आज़ाद ने सबको खबरदार किया था कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को इस तकसीम के नताए। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर बनने वाला ये नया मुल्क इस वक्त तक कि जिंदा रहेगा जब तक ये नफरत जिंदा रहेगी। जब तकसीम की ये आग ठंडी होने लगेगी तो ये नया मुल्क भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बंटना शुरू कर देगा। मौलाना आज़ाद ने जो मंजर 1946 में देखा वो क़याम पाकिस्तान के चंद साल बाद ही 1971 में सच साबित हुआ। उन्होंने ये भी पेशगोई की थी कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत के बजाय फौज की हुकूमत होगी और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसा बार बार हो चुका है। जर्नीलों ने मार्शल लॉ लगाकर कई साल तक जमहूरियत को रोक कर रखा और अपने हिसाब से कानून को मोम की गुड़िया के नाक की तरह अपने फवाइद के लिए तोड़ते रहे। उनकी एक और अहम पेशगोई ये भी थी कि ये मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दब जाएगा और उनकी ये पेशगोई भी सच साबित हुई। आज पाकिस्तान IMF के भारी कर्जे के तले दबा हुआ है। उनकी एक और पेशगोई थी कि पाकिस्तान को हमसाया ममालिक से जंग के हालात का सामना करना पड़ेगा और ऐसा माजी में हुआ भी जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की फजाओं को इस्तेमाल किया गया, जिसने अफगानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत का बीज बो दिया। उन्होंने वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान में अमीर बिजनेसमैन कौमी दौलत का गलत इस्तेमाल करेंगे। उनकी इस बात को भी हम सच होते हुए देखते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कानून सिर्फ अमीर के आगे झुकता है और इसी लाकानूनियत की वजह से हजारों नौजवान पाकिस्तान छोड़कर एक खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब में बाहर देश जा चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि आलमी ताकतें पाकिस्तान पर काबू जमाने की कोशिशें जारी रखेंगी। ये बात भी काफी हद तक ठीक है
क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप में बदलाव के लिए कई दफा बैरूनी मुखालिफत भी हो चुकी है। इसी तरह मौलाना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत न करने का मशवरा भी दिया, जो कि इनकी दूरदृष्टि की एक जबरदस्त खूबी की वजह से उन्होंने इन लोगों को दिया था जिनसे वो मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुसलमानों को समझाया था कि उनके सरहद पार करने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, बल्कि भारत के मुसलमान कमजोर होंगे। उन्होंने बताया था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से मुकीम लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिए खड़े होंगे, जबकि भारत से आने वालों को बिन बुलाया मेहमान समझा जाएगा। मौलाना आजाद ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा था कि मजहब की बुनियाद पर हिंदू आपसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कौम की बुनियाद पर मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपको दूसरी कौम के शहरी के तौर पर देखा जाएगा। अब हम आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की पेशगोइयों की तरफ, जो कि बाद में सच साबित हुई हैं। अब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 से 4 दफा जंगें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के हमसाया बरादर ममालिक अफगानिस्तान और ईरान से सफारती ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी के माबीन फरका वराना कशीदगी भी उरूज पर रहती है। पाकिस्तान के छोटे सूबे यानी कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हुकूमत से बदजन रहते हैं। हर साल पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख नौजवान अच्छे रोजगार की तलाश में पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में माइग्रेट हो रहे हैं, जिसने 2 कौमी नजरिए को जिंदा दफन कर दिया है। आए दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भीख मांगने के लिए दूसरे ममालिक और IMF के दर का रुख करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान की तकसीम के इतने खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो समझते थे ये दरहकीकत हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मुसलमानों की तकसीम हो रही है। और वाकई अगर देखा जाए तो आज बरसगीर के मुसलमान 3 हिस्सों यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में तकसीम हो चुके हैं, जिससे बरसगीर में मुसलमानों के एकता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के फलसफे को अगर देखा जाए तो इस वक्त जरूरत उस बात की है कि ये तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आपस में अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाएं और इसके अलावा इन तीनों ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि वो अपने ज्यादातर वसाइल हथियारों की खरीदारी में खर्च करने की बजाय गरीब आवाम की तालीम और सेहत पर खर्च करें। मौलाना आजाद जाती तौर पर भी एक बहुत ही आला ज़र्फ के इंसान थे। जब इन्हें कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें शो बॉय कहा था, जो कि आजाद जैसी शख्सियत के लिए मुनासिब अल्फाज न थे। आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम एक दफा कराची आए थे और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हाजिर होकर फातिहा कही थी। ये मौलाना साहिब की आला ज़र्फी की एक बहुत उम्दा मिसाल है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी और वकील मौलाना आजाद 22 फरवरी को दिल्ली में इंतकाल कर गए थे। मौलाना अबुल कलाम की पेशगोइयां आज तक बिल्कुल सच साबित हुई हैं। शायद उसकी वजह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का कायम ना हो पाना था, लेकिन मौलाना की सब पेशगोइयां का सच होना इस बात का सबूत है कि मौलाना इस तकसीम को लेकर एक इल्म व फिक्र रखते थे। तो दोस्तों, आज की हमारी दिलचस्प कहानी का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।